जय हिंद बच्चों। आज जो हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट एफएसटी के हिंदी मीडियम में सोल्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं और ये हमारे रेस्पेक्टेड सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसी मिशन के तहत यहाँ पर आपको यूट्यूब पे हर एक पेपर का सोल्यूशन अवेलेबल कराया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि क्वेश्चन नंबर 1 एफएसटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी चैप्टर से था और उसमें लिखा गया है कि समान भार के अंतर्गत तार ए जिसकी लंबाई 5 मीटर है तथा क्षेत्रफल 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, समान रूप से उसी मात्रा में खींचता है। मतलब यहाँ पे जो खिंचाव है वो भी क्या है, सेम है। जिस मात्रा में 6 मीटर लंबाई तथा 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला दूसरा तार ए के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का तार बी के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अनुपात होगा। आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक का रेशियो निकालना है और हम लोगों को फार्मूला पता है कि y बराबर होता है एफ एल अपॉन ए एल। ये बेटा फार्मूला है। जो कैपिटल एल है वो प्रारंभिक लंबाई है और जितना भी खिंचाव हो रहा है वो आपका स्मॉल एल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भार क्या है, समान है। एफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है वो भी समान हो रहा है, मतलब एल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन ए। और इस हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो y1 अपॉन y2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये आएगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। L1 की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻², और L2 की वैल्यू दे रखी है आपका, सॉरी वैल्यू गलत पुट कर दी मैंने। ये L1 दे रखा है आपका 3 मीटर और L2 आपका दे रखा है 6 मीटर और A2 आपका दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁵ और ये दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁵। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ। ओके, ये 5 था, 3 मैंने कर दिया, ये 5 हो गया। और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो ये आपका सही आंसर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन आपका सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है और यहाँ पर इन सभी प्रक्रमों में समतापी प्रक्रम में आपका ताप क्या रहता है, नियत रहता है। इस हिसाब से सही जवाब आपका समतापी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समान व्यक्तिगत में त्वरण सदिश और त्रिज्य सदिश के मध्य कोण होगा। अगर हम बात करें तो ये केंद्र हो गया और यहाँ पर किसी कण की स्थिति है। अब ये जो है ये आपका त्रिज्य सदिश है, ये आपका क्या है, त्रिज्य सदिश है, त्रिज्यता बाहर की ओर। ओके, लेकिन अगर हम बात करें त्वरण सदिश की, जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण त्रिज्यता केंद्र की ओर लगता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री बन रहा होगा। तो हिसाब से अपना तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10 माइक्रोकूलम आवेश को 2 भागों में विभाजित करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो तो भागों के आवेश है। देखो 10 माइक्रोकूलम है, अगर इसको डिवाइड करना है तो एक हो गया Q और एक हो गया 10 माइनस Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर फोर्स लगाया जाए F बराबर K Q 10 माइनस Q अपॉन 10⁻² का स्क्वायर। कभी भी हमें अगर ये देखना हो कि अधिकतम या न्यूनतम है तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये dF अपॉन dQ हो गया K और ये 10⁻⁴ हो जाएगा और यहाँ पे 10Q माइनस क्यू स्क्वायर आने वाला है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2Q। और फलन के अधिकतम या न्यूनतम के लिए dF अपॉन dQ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब हम इसको 0 करेंगे तो ये K अपॉन 10⁻⁴ उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 10 माइनस 2Q बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया, 5 माइक्रोकूलम। अगर एक 5 है तो दूसरा भी क्या होगा, 5 होगा। मतलब दोनों को समान भागों में विभाजित करना होता है। उस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है यदि हवा से कांच की ओर प्रसारित होने वाले प्रकाश के लिए ब्रूस्टर कोण थीटा बी है तो कांच से वायु की ओर प्रसारित होने वाले प्रकाश के लिए ब्रूस्टर कोण π/2 माइनस थीटा बी होगा। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कांच से वायु में प्रसारित प्रकाश के लिए ब्रूस्टर कोण tan इनवर्स म्यू जी है, जहां म्यू जी कांच का पूर्णांक है। मेरी बात सुनिए, ब्रूस्टर नियम में ये बोला गया कि भैया अगर किसी एक विशेष आपतन कोण पर
प्रकाश आपतित होता है तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और जो अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर ये क्रांतिक कोण है, ब्रूस्टर कोण जिसको बोल दिया थीटा बी, तो परावर्तन के नियम से ये भी होगा थीटा बी। और ये अपवर्तित और परावर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये 90 हो गया। तो अगर ये देखोगे तो ये वाला जो एंगल आ रहा है वो 90 माइनस थीटा बी आ रहा है। और हम लोगों ने एक फार्म एक लाइट में कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता से अगर हम बात करें तो उल्टा अगर हम देखें कि जो लाइट है वो काश से वायु में जा रही है, तो उसके लिए आपतन कोण क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा भी। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही हो गया। कह रहे काश से वायु में प्रकाशित प्रकाश के लिए ब्रूस्टर कोण। भैया पहली बात तो जो प्रकाश है वो वायु से कांच में जा रहा है। कहाँ से कहा जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, जबकि यहाँ पर ये चीज क्या लिख दी गई, उल्टा लिख दी गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो कथन एक सही है लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। और ऐसा कहाँ पे लिखा, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो पांचवे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्तंभ एक और स्तंभ सेकंड को सुमेलित करें। आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक, और शुद्ध अर्धचालक का मतलब हो गया कि जिनमें जो फर्मी स्तर होता है वो मध्य में होता है, संयोजन बैंड और चालन बैंड के मध्य में होता है। तो इसके हिसाब से ये सही होगा। अगर एन टाइप अर्धचालक की बात करें तो एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें जो फर्मी स्तर होता है वो चालन बैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके हिसाब से ये सही होगा। जबकि पी टाइप अर्धचालक में होल्स आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और यहाँ पे जो फर्मी स्तर होता है वो बैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये बनेगा। और धातुओं में क्या होता है कि जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं, या तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, या तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। तो इसमें लिखा है चालन बैंड के अंदर फर्मी स्तर, तो ये उसका सही हो गया। तो मेरे हिसाब से ए का थर्ड से ए का सेकंड हो गया, और बी का थर्ड हो गया, ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, और सी का फर्स्ट हो गया, और डी का फोर्थ हो गया। ऐसा कहाँ पे लिखा है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ये थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर सी का 6 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि किसी लेंस की क्षमता किसी विशेष माध्यम में 1.25 मीटर इनवर्स है। लेंस का अपवर्तनांक 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर इनवर्स दे रखा है, तो इसको हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं और इसको हम लोग 0.4 मीटर लिख सकते हैं। सब एक ही सिस्टम में होने चाहिए। फिर हम माध्यम का अपवर्तनांक फार्मूला लगाए, 1/f बराबर एम म्यू जी -1 1/r1 -1/r2 लेंस मेकर का फार्मूला है ये। और यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे 1/f ही एक्चुअल में क्या होता है, पावर होता है, क्षमता होता है, उसको हम लिख सकते हैं 1.25। और इसको लिख दिया ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एम -1 1/r1 -1/r2। अब हमें वैल्यू रखनी है और चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखना है। इसको हम लोग 5/4 लिख ले। ये आपका 3/2 दे रखा है। ये आपका 1/0.2 प्लस 0.4 होगा। साइन कन्वेक्शन के हिसाब से उत्तल लेंस के लिए R2 निगेटिव होता है। 5/4 3/2 ए म्यू एम -1, इधर एलसीएम लेंगे तो 0.4 आएगा, ये 3 आ जाएगा। ओके, ये इस तरह जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड होगा और 30 इधर आ जाएगा। तो 4 से 4 डिवाइड कर देंगे, 30 इधर ले आएंगे तो 5/30 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7/6। 3/2 ए म्यू एम 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 7/9 हो जाएगा 1/a म्यू एम। और इसको अगर उल्टा लिखा जाए तो ए म्यू हो जाएगा 9/7। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, और ऐसा कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो सातवें का सेकंड से हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटना की आवृत्ति का ग्राफ एक सीधी रेखा देता है जो इस प्रकार है। आपको याद होना चाहिए जो एच न्यू है, आपतित फोटान की ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के योग की क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यू की, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच प्लस फाई अपॉन एच, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा यहाँ पे
जो भी ग्राफ बनेगा सबका स्लोप क्या होगा, 1/h होगा। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो सबके लिए, सभी धातुओं के लिए समान होगा और विकिरण की तीव्रता से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करें, पनडुब्बी समुद्र में D1 गहराई पर इतने पास्कल का दबाव अनुभव करती है, जब यह D2 गहराई तक जाती है तो यह 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल का दबाव अनुभव करती है। तब D1 माइनस D2 लगभग है। पानी का घनत्व तो दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू दे रखी है। ध्यान से देखो, अगर आप जल के अंदर हैं, मान लीजिए ये A पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, B पॉइंट हो गया, ठीक है ना। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें PA, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो गया प्लस रो G D1 हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें PB की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो गया, रो G D2 हो गया। अगर हम डिवाइड करें, सॉरी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटा यहाँ पे जो PB माइनस PA आएगा, रो G कॉमन लिया, D2 माइनस D1 और ये डेल्टा D हो जाएगा, रो G ये डेल्टा D हो गया। और यहाँ पे जो D1 माइनस D2 लिखा है, एक तरह से यहाँ पे डिफरेंस निकालना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करने का नंबर आया 8.08 इंटू 10⁶ माइनस 5.05 इंटू 10⁶। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 3.03 इंटू 10⁶। रो दे रखा है आपका 10⁻³ और जी दे रखा है आपका 10 दे रखा है, और ये हो गया 10 डेल्टा डी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डी अपना आ रहा है 303 मीटर। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है क्या है, 300 मीटर है। तो अपना पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नाभिकीय विखंडन में 0.1% द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन होता है 1 किलोग्राम। तो देखते हैं पहले कि डेल्टा एम क्या है। 1 किलोग्राम का 0.1%, 1 इंटू 0.1% हटाया, 100 लगाया, तो ये 10⁻³ हो गया kg। अब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से मुक्त ऊर्जा बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर 10⁻³ 9 इंटू 10⁻16 और ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन से हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि आयतन प्रसार गुणांक पृष्ठीय प्रसार गुणांक का x गुना है, तो अगर हमको याद हो अल्फा बीटा गामा, इनमें जो रेशियो था वो 1:2:3 था, ठीक है ना। अगर हम बीटा अपॉन गामा की बात करें तो ये आ जाएगा 2/3, और अगर हम गामा की बात करें तो ये आएगा 3/2 बीटा, 3/2 बीटा। आपका गामा आयतन प्रसार गुणांक है, बीटा आपका पृष्ठीय प्रसार गुणांक है, और सवाल में बोला गया कि गामा बराबर x इंटू बीटा है। अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, 3/2 दिख रही है, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5। इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जब कोई बस अचानक मोड़ देता है तो यात्री बाहर की ओर उछल जाते हैं, मतलब बाहर की ओर झुक जाते हैं। तो ये आपने जड़त्व तो पढ़े होंगे, और जड़त्व तो एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो ये जो एग्जाम्पल है वो गति के जड़त्व का है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों ही एक स्थान और एक ही समय पर अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अगर इक्वेशन देखेंगे तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक ही स्थान पर, मतलब जहां पर अधिकतम होंगे तो दोनों अधिकतम होंगे, या जहां पर न्यूनतम होंगे तो दोनों न्यूनतम होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय सदिशों के बीच में समान रूप से विभाजित होती है। हाँ ये भी सही है कि जो ऊर्जा होती है वो दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित होती है। ओके, तो ये भी स्टार सही हो गया। कह रहा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। नहीं भैया, ये जो बात हो रही है यहां पर क्या होता है,
यहाँ पर क्या होता है, जो ई और बी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, समांतर नहीं होते। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया और अपने से क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था। तो हम किस पे टिक मारेंगे, थर्ड ऑप्शन पे टिक मारेंगे। ओके, और चौथा भी सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमें गलत सिलेक्ट करना था, इस वजह से हम किस पे टिक मारेंगे, थर्ड ऑप्शन पे मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक पतले नाभिक परमाणु क्रमांक दे रखा है कि त्रिज्या इतनी है, इसकी सतह पर विभव होगा, अगर याद हो V बराबर 1/4 Q अपॉन R था। अगर वैल्यू लिखी जाए 9 × 10⁹, Q का मतलब होता है N इंटू ई, N आपका ये 50 हो गया, E आपका 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R कितना दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻15। अच्छा, ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। ये माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा, ये माइनस का 15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 10⁵ बन गया। ठीक, अब जरा डिवाइड करते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। 3 से डिवाइड करो, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 11 हो गया। अब एक ये जीरो इसको 6 बना देगा। अब ये 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आएगा, 40 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आ रहा है 120 इंटू 10⁶ अपॉन 3। इसको आप सॉरी इसको 11, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10⁻7 अपॉन 11 और ये 1.1 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। ओके, और ऐसा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। अगले क्वेश्चन में बोला गया समतल कोण और घन कोण। आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि जो समतल कोण और घन कोण होते हैं उनके मात्रक, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है और समतल कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, लेकिन इनकी कोई विमा नहीं होती, इनकी कोई विमा नहीं होती। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, करे कि इकाइयां हैं लेकिन आयाम नहीं है। हाँ, इकाइयां मतलब यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि समान लंबाई और A1 A2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली दो छड़ों के सिरे समान तापमान पर हैं। दोनों छड़ों की ऊष्मीय चालकताएं K1 और K2 है। दोनों छड़ों के ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। देखो बेटा, H1 बराबर क्या होता है, H2 होता है। K1 A1 θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 L लिख लेते हैं, K2 A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L। देखो L से L के सेम कैंसिल हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो रिलेशन आएगा K1 A1 बराबर K2 A2, और यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो K1 अपॉन K2 बराबर A2 अपॉन A1 आएगा। देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, A1 अपॉन A2। और ध्यान से देखो, अगर उल्टा कर दिया जाए तो A1 अपॉन A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं। और ऐसा कहाँ दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो 16 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में, एक क्षैतिज सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर फेंका जाता है। इस पत्थर जमीन पर इस प्रकार गिरेगा, जब आप पत्थर क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तो ये क्षैतिज प्रक्षेप गति का उदाहरण होगा। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को ये आपको परवलयाकार मार्ग पर चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, धातु चालक के माध्यम से धारा के प्रवाह में कुछ भौतिक संबंध दिए गए हैं। विद्युत राशियों से संबंधित कुछ गणितीय संबंध दिए गए। सुमेल करना। अनुगमन वेग बेटा वीडी होता है, अनुगमन वेग जो वीडी होता है वो होता है ए टाउ, और ए का मतलब होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो उसके हिसाब से कौन सा सही हो गया, ये आपका सही हो गया। विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता जो आपका होता है वो होता है ई अपॉन जे, ई अपॉन जे। तो इसके हिसाब से ये सही हो गया। ठीक, अब जो आपका टाउ होता है, रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम अवधि, वो होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर ए रो। तो उसके हिसाब से ये सही हो गया। और धारा घनत्व तो J बराबर होता है I अपॉन ए, आई की जगह एन ई ए वी डी रखेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो धारा घनत्व J बराबर एन ई वी डी। तो इसके हिसाब से हमारा ए का बना आपका थर्ड, बी का बना हमारा फोर्थ, सी का बना हमारा फर्स्ट, और डी का हमारा बन गया सेकंड। मैच कर लेते हैं कहां पर ऐसा दिख रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो ऐसा दिख रहा है अपने को सेकंड ऑप्शन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ मतलब जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है। जैसे आप धातु का चालक गोला ले सकते हैं, इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना, तो पहले ही ऑप्शन पे लिखा है जिस पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 करें, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है नया संवेग। अगर हम बात करें P बराबर होता है √2m के, ठीक है ना, तो यहां से P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट के। अगर गतिज ऊर्जा 4 गुना कर रहे हो तो नया संवेग 2 गुना हो जाएगा, और ये आपका सेकंड ऑप्शन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसके संरक्षण पर आधारित है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव बेटा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो सेकंड ऑप्शन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, एक ज्यावक्री प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है, इसका मध्य मान हम सभी लोग जानते हैं ऊपर वाली साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए जितना प्लस होगा, नीचे वाली हाफ साइकिल के लिए उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका जो मध्य मान होता है पूरी साइकिल के लिए वो 0 होता है, तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का 1.25 मीटर ऊंचे एक मीनार के ऊपर से गिराया जाता है, तो जमीन पर गिरते समय इसकी गतिज ऊर्जा, बच्चों गतिज ऊर्जा के बराबर, सब लोग समझते हैं कि जब कोई पिंड गिराया जाएगा तो उसके हर एक बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। अगर 25 मीटर की हाइट पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी पृथ्वी पर पहुंचते समय या टकराते समय वही गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जब वो टकरा रहा होगा तो उस पर स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि सतह के संपर्क में आ चुका होगा, या सतह जो एच की वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लिख सकते हो mgh, और m की वैल्यू दे रखी है 3, g दे रखा है 9.8, h दे रखा है 25, और इसको सॉल्व करने पर आता है 735 जूल। अब देखो मैच करेंगे तो जो सबसे क्लोज आंसर होगा उस पर हमें टिक मारना होगा। अगर नहीं वैल्यू मैच कर रही तो सबसे ज्यादा क्लोज आंसर होगा उस पर टिक करना होगा, तो हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक जिम्नास्ट अपनी बाहों और पैरों को फैलाकर बारी बारी से अभ्यास करती है। जब वो अपनी बाहों और पैरों को अंदर खींचती है, बेटा जिम्नास्ट अगर इस तरह कर रही है तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अधिक होगा। ओके, और जब वो अंदर कर लेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम हमेशा संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग अंदर करने पर एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, और आई ओमेगा होता है वो भी आपका कांस्टेंट हो गया, और यहां से हम ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/i लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के कई सारे जवाब हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन पे लॉ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। जब अंदर करोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण घट जाएगा, और जड़त्व गुण घटेगा तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो स्पिन ले रही होगी उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर हम देखते हैं ऐसा कहाँ पे लिखा है, तो ऐसा बच्चा हमारे सेकंड ऑप्शन पे लिखा है जो मैच कर रहा है, जड़त्व गुण घटता है, क्योंकि कोणीय वेग तो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन हम नहीं ले सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 1 mm त्रिज्या वाली एक लंबी प्रणालिका में प्रति मिलीमीटर 100 फेरे हैं। यदि प्रणालिका में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई, जो n होता है वो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया। और बेटा प्रति मीटर फेरों की संख्या है 100, और यहाँ पे मिलीमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ करेंगे, और आई दे रखा है 1, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻² होगा, और पाई की वैल्यू अगर 3.14 रखेंगे तो 12.56 इंटू 10⁻²। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेस्ला। ओके, अब हम देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन पे दिख रहा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही था। और मैंने आपको 1 से 25 तक करा, इसके बाद आपको 26 से 50 तक के सोल्यूशन करा रहा है हमारे फिजिक्स के विजार्ड शुभम सर। ओके, फिर मिलते हैं किसी भी टेस्ट के सोल्यूशन में। जय हिंद बच्चा, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक समप्रमाणु गैस के प्रत्येक परमाणु के लिए स्वतंत्र कोट की संख्या है। अब देखिए बोला गया है कि एक समप्रमाणु के लिए, प्रत्येक परमाणु के लिए, तो इसका सीधा मतलब ये है बच्चे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र कोट की संख्या पूछ रहा है, स्वतंत्र कोट की संख्या पूछ रहा है।
और हर प्रमाण के लिए आपको बताना है, और वो है कैसा, एक संप्रमाणुक, यानी ये एक संप्रमाणुक है। यानी अगर हम बोले स्वतंत्र क्रोट की संख्या यानी एफ, ये बराबर किसके होगा, 3 के। किसके, 3 के। अगर ये एक संप्रमाणुक है, अगर ये दो संप्रमाणुक होता तो ये एफ किसके बराबर होता, 5 के। अगर यही ठीक है संप्रमाणुक होता तब ये किसके बराबर होता, 6 के। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और ये ध्यान देना कि एफ का जो मान आ रहा है वो बराबर 3 के है, और यही आपकी क्या है, स्वतंत्र कोटि की संख्या। और ये तीनों जो होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांसलेशनल होंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। वैद्युत परावैद्युता और परागम्यता के एक माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग दिया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग, अब देखो सी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/रूट में म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, जहां पे आपका म्यू नॉट क्या है, वैद्युत परावैद्युतता है, और न्यू नॉट क्या है, परागम्यता है। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे ये दिया होगा आपको न्यू नॉट, और परागम्यता क्या दिया होगा, इप्सिलॉन नॉट, ये दे के रखा होगा। और सी जो है वो क्या है, प्रकाश की चाल है। क्या है, प्रकाश की चाल। वो प्रकाश नहीं जो आपके साथ पड़ता है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से हमें पता है कि 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, सॉरी 3rd। 27 का क्या हो जाएगा, 3rd। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्वेंटी 28 के लिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर g के मान में पृथ्वी की सतह से नीचे d गहराई पर परिवर्तन के समान है। जब d और h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटे हैं तो दोनों में से निम्नलिखित में से कौन का सही है। अब देखो आपको पता है कि अगर हम g देख रहे हैं कौन सी ऊंचाई की, कौन सी देख रहे हैं, g ऊंचाई की, जी का मान देख रहे हैं हम लोग कौन सा, ऊंचाई का। तो ये लिखा जाता है जी 1 ऋण 2h/r, ऐसा कुछ लिखते हैं। लेकिन ये तब होगा जब d और h दोनों बहुत 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 छोटा होगा, किससे, r से। उसी तरीके से अगर हमें g दिखाना है किसका, गहराई का, जी दिखाना है किसका, गहराई का, जी गहराई। तो जी अगर गहराई का दिखाएंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे जी 1 - d/r, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब देखिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो क्वेश्चन में यानी प्रश्न में ही दे रखा है कि जी ऊंचाई जो होगा, जी ऊंचाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी गहराई के। जी ऊंचाई बराबर किसके होगा, जी गहराई के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। जी ऊंचाई लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जी 1 - 2h/r, ये बराबर जी 1 - d/r। ये सूत्र तभी लगेंगे जब d का मान और h का मान दोनों पृथ्वी की त्रिज्या से यानी 6400 किलोमीटर से बहुत कम होगा। अब अगर हम लिखना चाहें तो इसको बच्चों हमें पता है जी ऊंचाई इक्वल टू जी गहराई दिया है, जी ऊंचाई बराबर हो जी गहराई के। तो यहाँ पे हमने जी गहराई का सूत्र लगा दिया। ये सूत्र तब लगेगा जब जो हमारा हाइट होगा यानी ऊंचाई होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या से 6400 किलोमीटर की कंपैरिजन से बहुत कम होगा। और वही सारी चीजें लागू होती हैं किसके लिए, गहराई के लिए। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा g-2gh/r, ये बराबर लिख सकते हैं g - d/r के।
जी से जी गयो काम से आर कैंसल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, और ये देखिए जी से जी कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, D इक्वल टू 2H। तो D बराबर किसके मिला, 2H के। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला आपको ट्रांसफार्मर दे रखा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे यानी किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला ऑप्शन है स्वप्रेरणक, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा हमारे पास भंवर धारा है, भंवर धारा को हम ईडी करंट बोलते हैं। तो अब इन तीन में किस पे काम करता है, तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। आगे आते हैं, 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाली, यानी अगर हम देखें तो आर का मान दिया है हमें 2 मिलीमीटर, यानी 2×10⁻³ मीटर। हम लोगों ने मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। वाली लोहे की एक गोलाकार गेज ग्लिसरीन एक स्तंभ से होकर गिर रही है। यदि ग्लिसरीन और लोहे का घनत्व क्रमशः 1.3 × 10³ kg प्रति मीटर घन और 8×10³ kg प्रति मीटर घन है। ग्लिसरीन के लिए नीटा 0.83 न्यूटन मीटर की पावर -2 सेकेंड है, तब टर्मिनल वेग होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें v निकालना हुआ तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला इसके लिए पढ़ के बैठे हैं, 2r², फिर ब्रैकेट में लिखेंगे रो माइनस रो नॉट, ऐसा कुछ लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, g और अपान 9 नीटा। अब देखिए, दो वही रहने दीजिए, r की जगह अगर हम रखेंगे तो r की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2×10⁻³ का स्क्वायर। इसके बाद फिर अगला लिखेंगे हम लोग 8×10⁻³ माइनस 1.3×10⁻³ गुणे 9.8 बटे में आएगा 9 इंटू नीटा का मान जो दिया है 0.83। अब इसे सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, तो चलिए आगे के स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8×10⁻⁻6। देखिए -3 है तो -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6। गुणे हम लोग लिखेंगे 6.7। ये 6.7 आया है 8 में से 1.3 को घटाने पे। गुणे हम कितना लिखेंगे, 10⁻³ गुणे बच्चे हम लोग लिखेंगे 9.8 बटे, अब हमें नीचे दिया है 9 गुणे 0.83, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 7.47। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। अगर 8 का गुणा हम करेंगे 6.7 में, फिर 6.7 का गुणा करेंगे जी में यानी 9.8 में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 525.28 बटे 4.47 गुणे 10⁻, यहाँ -6 यहाँ 3 है तो -6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻3। अब यहां से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 70.3186 गुणे 10⁻⁻3। यहां से जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये नियर अबाउट या लगभग हम इसे लिख सकते हैं 70 गुणे 10⁻⁻3।
तो देखिए कोई ऐसा आंसर है 70, हाँ 70 गुणे 10 की घाते -3 है। अब देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की घाते -2, तो आंसर के टर्म में लाते हैं तो अब ये लिखा जा सकता है 0.07 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.07 0.07। प्रकाश द्वारा अपवर्तनांक 1.5 वाले 4 मिलीमीटर मोटे कांच के स्लैब से गुजरने में लिया गया समय होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसमें क्वेश्चन में आपको पूछ के रखा है, तो हम इसे हिंदी में करते हैं बच्चे पूरी तरीके से। कांच में प्रकाश का वेग, या इसको फार्मूला इसका ये होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये बराबर होता है निर्वात में, निर्वात का मतलब वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल, या वेग लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश की चाल बटे में क्या लिखेंगे, अब दूसरा वो किस में चल रहा है, कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल। हमें पता है कि हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो इसको बराबर के जो साइन है उसके इधर लाते हैं, तो हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ये बराबर हो जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक, बटे में क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है कि 3 गुणे 10 की घाते 8 होती है, और अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो यहां से 1.5 को खत्म करेंगे, भाग देंगे, ठीक है 3 को 1.5 से, तो हमारा आएगा 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अभी हम लोग से अब ये बोला गया है कि इसको निकलना है किससे, 4 मिलीमीटर के कांच के स्लैब से। तो एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें, समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अगर हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी 4 मिलीमीटर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की घाते -3, इधर क्या होगा 2 गुणे 10 की घाते 8। हम जो चाल लेंगे प्रकाश की वो कांच में लेंगे, निर्वात में नहीं लेंगे। इसे एक दूसरे से काटेंगे तो आएगा 2 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 10 की घाते -8। यहां से हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घाते -11, और ये 2 गुणे 10 की घाते -11 क्या आ रहा है, सेकेंड, क्या आ रहा है, सेकेंड, और सेकेंड का मतलब ये क्या है, समय। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है तो कितना आ रहा है, 8 गुणे 10 की घाते -8, सॉरी 2 गुणे 10 की घाते -11। ये परेशान मत होना बच्चे, वैसे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो अपना है ही नहीं आंसर। किसी साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव 30 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन मीटर है। साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। साबुन के बुलबुले की पृष्ठ त्रिज्या है, तो देखिए अगर हमें क्या निकालना है, पृष्ठ त्रिज्या, तो पृष्ठ त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग
फार्मूला लगा देंगे। हमें इसमें पता है कि त्रिज्या जो दिया है वो हमें त्रिज्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। अभी हम लोगों को संतृप्ति मिली नहीं है, हमें निकालना क्या है, पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए बुलबुले का सतह कैसा होगा, गोलाकार। अगर गोलाकार होगा तो उसके पास पृष्ठ कितने होंगे, 2। तो हम जब बात करेंगे क्षेत्रफल की, किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में हम लिखेंगे 2 गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, 2 गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, हमें पता है 2 गुणे 2πr²। तो यहाँ 4πr², ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पृष्ठ ऊर्जा। क्या पूछा गया है, पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ ऊर्जा का हमें फार्मूला पता है कि हम पहले क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव। क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव, और उसमें गुणा करेंगे किसका, क्षेत्रफल का। किसका करेंगे, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल वो डेल्टा ए वाला। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें दी गई है 30 गुणे 10 की घाते -2 गुणे क्षेत्रफल हमें पता है कि कितना लिखेंगे, 2 × 4 × 3.14 × r। r कितना लिखेंगे हम, 5 × 10⁻²। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.8 गुणे 10 की घाते -2 जूल। कैलकुलेशन आप कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भरोसा है आप पे। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बेलनकार अनुवाद नली जो दोनों सिरों पर खुली है की वायु में मूल आवृत्ति f है। यदि लंबाई का आधा भाग जल में लंबवत रूप से डुबाया जाए तो वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति होगी। आपको पता है कि मूल आवृत्ति जो होती है वो स्रोत की वजह से होती है, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके से हमें पता है कि ये जो 33 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए मूल आवृत्ति बदलेगी नहीं, मूल आवृत्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। मूल आवृत्ति समान रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग को तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। तो देखिए आपके दिमाग में ये बात पहले से रहनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होती है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। किसकी, रेडियो तरंगों की। और अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, इसका सीधा मतलब है कि इसका न्यूनतम आवृत्ति होगी, न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो इस तरीके से थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्र अभिनत डायोड है। अग्र अभिनत का मतलब ये देखिए, अगर ये कहां से कहां जा रहा है, -2 से +2, यानी ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है, ये गलत है।
-4 से -3, यानी ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है, तो यह अग्र की जगह पश्च है। यहां भी निम्न से उच्च जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो फिर हमारे पास बचा चौथा, और चौथे में देखिए 0 से कहा जा रहा है -2, ऋण 2। तो अब कोई चीज 0 से ऋण में जा रही है, इसका मतलब वो अपने उच्च से कहाँ जा रही है, निम्न की तरफ। तो अग्र अभिनत जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। एक आदर्श गैस का तापमान 200 केल्विन से 800 केल्विन तक बढ़ा दिया जाता है। 200 केल्विन यदि 200 केल्विन पर गैस का वर्ग माध्य मूल वेग V0 है, तो 800 के पर गैस का वर्ग माध्य मूल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है हम लोगों के लिए। हमें पता है कि V वर्ग माध्य मूल ये बराबर होता है करनी में तापमान के। ये बराबर होता है करनी में तापमान के, यानी तापमान का जो घात होगा वो कितना होगा, 1/2। अब देखिए आगे, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। पहले तो वर्ग माध्य मूल क्या दिया है, V0 या V0 VO जो भी पढ़ना है पढ़ लो, V0 ज्यादा बेटर शब्द है। और V अब हमें निकालना है जिसका RMS मान लेते हैं, ये बराबर होगा रूट में करनी में 200/800, 200/800। इसको 2 जीरो से 2 जीरो को खा जाओ, इसको कैंसिल करो, ये बचेगा 1/4, यानी यहां से आ जाएगा 1/2। अभी हम लोग आंसर तक पहुंचे नहीं है, हम लोगों को वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं VRMS दैट इक्वल टू 2V0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना, आपको पता है V0/VRMS। अब इसका तिर्यक गुणनफल ले लीजिए 1/2। तो ये आपको पता है VRMS का गुणा 1 से होगा तो VRMS ही आएगा, और V0 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा, 2V0। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के परितः बल 5I कैप प्लस 3J कैप माइनस 7K कैप का जड़त्व आघूर्ण टाउ है। देखिए टाउ आपको दे रखा है, यदि बल किसी ऐसे, अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम लोग करते हैं। इसमें आपको अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जड़त्व नहीं होना चाहिए, बलाघूर्ण होना चाहिए, जिसकी तो टाउ का मान होगा। अब देखिए हमें टाउ का पता है कि यहाँ पे टाउ को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे कि टाउ जो होगा वो बराबर होता है R क्रॉस F के। किसके बराबर होता है, R क्रॉस F के। अब देखिए इसे डायरेक्ट चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं I कैप J कैप K कैप। सिंप्लीफाइड वे से मैट्रिक्स का फार्मूला लगा के हम कर सकते हैं। देखिए पहले R लिखोगे तो R है 2 2 1, ये कितना है 5 3 -7। अब जब हम I को लिखेंगे तो I के, देखो यहाँ पे जब मैट्रिक्स चलता है तो उसमें सिस्टम 1 प्लस अगला माइनस, तो पहले I कैप है तो ये प्लस में होगा, फिर J किस में हो जाएगा, माइनस में। अब I को ढकिए, J का K में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 का -7 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -14 प्लस कितना आएगा, -3।
यहां से ये आ गया -17i कैप। देखिए यही से हो गया, आगे के स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम लोग कर देते हैं पूरा, अच्छे बच्चे हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर जे को ढकेंगे। अब आई का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो फिर कितना आएगा, -14, फिर माइनस साइन लगेगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो -5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -j कैप, क्योंकि एक बार प्लस वर्ड यूज हो चुका है तो अगला बार क्या लगेगा, माइनस। मैट्रिक्स में ये सिस्टम कैसा चलता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट चलने दीजिए। प्लस क्या लिख सकते हो, के कैप लिखना है तो के कैप पॉजिटिव होगा, जगह की कमी है तो हम लोग छोटे में सॉल्व कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, कितना आएगा, 6, और इधर करेंगे तो ये कितना आएगा, -8। 6 आएगा, और अगला जब के का करेंगे तो ये क्या आएगा, -10। तो यहां से हम लोग लिखेंगे -17i कैप +19j कैप -4k कैप। तो यहां से हमारा आंसर जो होगा, उत्तर होगा, वो होगा तीसरा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, एक धातु बेलनकार के गिराने समांजित चुंबकीय बार के लिए धातु पाइप में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो चुंबकीय बार की गति का विरोध करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, और 38 का हमें पता है कि ये कारण पहले, सबसे पहले अभिकथन देखेंगे तो अभिकथन क्या है, सही है। कारण भी हम देख रहे हैं तो कारण क्या है, सही है। अब एक चीज देखना है कि यहाँ पे हम क्योंकि लगा के देखें। अगर ये स्टेटमेंट पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सबसे मतलब ये लग रहा है कि लाइन आपस में कनेक्ट हो रही है, प्रॉपर व्याख्या कर रहा है, तब हम बता देंगे कि हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो एक धातु बेलनकार पाइप के माध्यम से गिराए गए चुंबक को समान ज्यामितीय और द्रव्यमान वाले एक अचुंबकीय बार की तुलना में नीचे आने में अधिक समय लगता है, क्योंकि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो विरोध करती हैं। जी हाँ, इसका मतलब कथन भी सही, कारण भी सही, और व्याख्या भी सही। चलिए प्रभु आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय गोले के केंद्र में एक छोटी गोलाकार गुहा होती है। अब देखिए प्रतिचुंबकीय है, कैसा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को बच्चे हमारे डायामैग्नेटिक भी कहीं कहीं बोलते हैं, जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी तो अच्छी बात है। अब देखो दूसरा अनचुंबकीय बोला गया है तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। हम समझाएंगे बच्चे हिंदी में ही। अगर कोई प्रतिचुंबकीय गोला है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को रिपेल करेगा, यानी उसको क्या देगा, प्रतिकर्षण देगा। प्रतिकर्षण की वजह से जो अंदर हमारे पास कैविटी है, ठीक है, वहां पे कोई भी फोर्स, कोई भी बल मिलने वाला नहीं है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों की कौन सा आंसर होगा, 0, 0। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को परिवर्तनीय वोल्टेज स्रोत V1, परीक्षण प्रतिरोध RT 10 ओम, दो समान गैल्वेनोमीटर G1 और G2, दो अतिरिक्त प्रतिरोध R1। R1 देखो बच्चे मेगा में है, मेगा का मतलब 10 पावर 6, और इधर देखो ये वैल्यू किसमें है, मिली में, 1 × 10 पावर -3। तो अब देखो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है,
वेनोमीटर को किसमें बदलना है? अमीटर में, एमीटर में, अमीटर या एमीटर लिख दे रहा हूं, समझ लेना। एमीटर में बदलना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए और समांतर श्रेणी में जुड़ा होना चाहिए, पैरेलल, समांतर श्रेणी में जुड़ा होना चाहिए। तो यहां से हम देख के अगर ध्यान से देखें बच्चों इमेज को, तो यहाँ पे सिर्फ एक, ये देखिए अब यहाँ पे हमें पता है कि R1 जो है वो बड़ा है, क्या है? बड़ा है, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं लगना चाहिए। तो देखिए R1 किसके किसके साथ समांतर श्रेणी में लगा है, देखिए, हाँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है? वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए रेजिस्टेंस किसमें जाना चाहिए? प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और ये ठीक है। अब ये सीरीज में जुड़ना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो R1 की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो वो बड़ी है, तो वो किस में जुड़ना चाहिए? सीरीज में। R1 किस में जुड़ना चाहिए? सीरीज में। और R2 किस में जुड़ना चाहिए? पैरेलल में। तो देखो R1 यहाँ पे सीरीज में जुड़ा है, समांतर श्रेणी में, सॉरी, सीरीज में जुड़ा है, और R2 किस में जुड़ा है? समांतर श्रेणी में। तो कौन सा सही होगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। दिखाए गए परिपथ में 9 ओम प्रतिरोध की शक्ति क्षय 30 वाट है। तो देखिए हमें पता है फार्मूला, P बराबर होता है V का वर्ग बटे R। V आपको V ही दे रखा है, P आपको 36 दिया है, और R हम निकाल सकते हैं, ये 9 है, ये 3 है, तो 9 इंटू 3 54 अपान कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसकी बात कर रहे हैं तो कितना, ठीक है, चलिए हम एक ही की बात कर लेते हैं, सीधे इसी की बात कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें पता है कि इसमें P 9 ओम का दे के रखा है, इसका दे रखा है कितना? 36 बटे V स्क्वायर बटे R। R कितना है? 9। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो V स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36 गुणे 9। इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर गुणे 3 का वर्ग। यहां से आ गया V इक्वल टू 6 गुणे 3 यानी कितना? 18 वोल्ट आया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। 9 ओम प्रतिरोध में, 9 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 9 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा I1 इक्वल टू, यहाँ पे हम विद्युत धारा विभाजन नियम लगा देंगे, तो विद्युत धारा विभाजन नियम से हम लिख सकते हैं, या देखिए प्रवाहित धारा निकालना है तो सब पहले तो इसकी तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमें पता है कि यहाँ पे मान लेते हैं I1 जा रहा है, चलिए I1 ही मान लेते हैं। तो अगर I1 हम निकालेंगे तो विद्युत प्रवाहित धारा ये बराबर होगा B बटे R के, और यही आपका क्या है? ओम्स लॉ का नियम है, 3 ओम्स का नियम है। अब इसमें हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 बटे 9 यानी 2
एम्पियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। तो फिर आगे 9 ओम और 6 ओम प्रतिरोध, हमें पता है कि ये कैसे हैं, समांतर हैं। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल यानी विद्युत धारा विभाजन नियम लगाएंगे तो I1 बराबर हम लिख सकते हैं, जिसमें करंट जा रही है उसके अलग वाला लो। तो कौन सा लोगे, 6 अपान दोनों को जोड़ दो 15 इंटू आई, आपको आई पता करना है। अब देखिए हमें पता है कि I1 अभी 2 निकाले हैं, 2 गुणे 6 15 गुणे आई। देखिए ये कैंसल होगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो यहाँ से 1 3/15 गुणे आई, यहाँ से ये कटेगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ गया 5 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी आई है 5 एम्पियर। तो अब पूछा है 2 ओम के सापेक्ष 2 ओम प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर। दो ओम प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर। तो अब ये हम डायरेक्ट विभवांतर का फार्मूला यूज करेंगे IR, क्योंकि हमें पता है कि सीधे जुड़ा हुआ है तो करंट पूरी कंप्लीट होके जाएगी। देखो आपको पता है कि यहाँ से करंट जाने वाली होगी तो दोनों करंट आके मिल जाएंगी। यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा, लेकिन मिलके ये किसमें, इसमें कितना जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो 5 एम्पियर होगा और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ गया 10 वोल्ट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई समस्या होनी चाहिए। एक गोले के आयतन में 9% त्रुटि है, त्रिज्या के मापन में त्रुटि है। तो देखिए अगर आयतन में त्रुटि प्रतिशत 3x है, कितना है 3x है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत 2x होगा और लंबाई में यानी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत x होगा। हमें पता है यहां से कि 3x बराबर कितना दिया है 9%, 9%। तो x बराबर होगा 9/3%, यानी यहां से आ गया 3%। तो त्रिज्या में जो त्रुटि प्रतिशत होगा वो 3% होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाहन की छत से लटके हुए लंबाई L के एक सरल लोलक के आवर्तकाल बिना घर्षण के एक झुके हुए तल पर नीचे गति करता है द्वारा दिया जाता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से। देखिए हम लोग पहले एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं बढ़िया सा। एक अच्छा सा इंक्लाइन प्लेन बना लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए समझने के लिए। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया,
चलिए देखते हैं हमें पता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक देखते हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, mg। इस तरफ जो फोर्स काम करेगा वो mg साइन अल्फा। इस तरफ जो फोर्स काम करेगा वो mg कॉस अल्फा। और इधर जो अपना भयंकर वाला फोर्स जा रहा है, ये अपना स्यूडो फोर्स जा रहा है। और हमें पता है कि ये भाई जुड़ा हुआ होगा धागे से, तो ये धागे का जोड़ टूटने ना पाए। अब देखिए, हमें पता है कि ये एंगल कितना दे के रखा है हमें प्यार से, अल्फा। अल्फा दे रखा है, तो अल्फा अगर वो होगा तो हमें पता है कि mg ये होगा। mg का कंपोनेंट को तोड़ दिया आपने, तो यह क्या हो गया, mg कॉस अल्फा। और यहाँ पे क्या होगा, mg साइन अल्फा। और पीछे की तरफ अगर हम फोर्स देखेंगे तो पीछे की तरफ जो फोर्स मिलेगा वो कौन सा होगा, स्यूडो फोर्स, झूठा मूठा वाला फोर्स। अब देखिए, हमें वास्तव में सबसे आसान तरीका है कि जी अगर हमें निकालना है, जी कुल अगर हमें निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है कि जी लग रहा होगा, तो डायरेक्ट हम ये देखिए, यही तो जा रहा होगा, या आप सीधे देखिए ना कि ये इससे कैंसल हो जा रहा होगा। बच क्या रहा है आपके पास, जी का सिर्फ एक कंपोनेंट बच रहा है, क्या, जी कॉस अल्फा। क्या बच रहा है, जी कॉस अल्फा। यह सोचने का तरीका है। कुछ लोग चाहें तो इसको, जैसे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी वो कुछ ऐसे कर देंगे, उनके लिए ज्यादा आसान तरीका है कि वो लिख देंगे जी इक्वल टू, जी कुल इक्वल टू जी माइनस जी साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जी, ठीक है, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से लिखेंगे तो ये जी बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट जी इंटू कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टी हमें निकालना है, तो टी का फार्मूला होता है 2 पाई रूट में करनी में L बाई जी, कौन सा, कुल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम पीरियड, यानी जो दिया गया हमें दोलन का आवर्त काल है वो 2 पाई होगा, करनी में L, बटे में आपका क्या लिखोगे, जी कॉस अल्फा। तो जी कॉस अल्फा वाला अगर हम देखें तो कंडीशन हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, कौन सा, पहला। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही होगा। फिर आगे आते हैं, कण की गति का समीकरण x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a 15 सेंटीमीटर और b 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग पर इसका तात्कालिक वेग होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, x बराबर a प्लस बी टी का वर्ग। a हमें पता है कि कितना होगा, 15 होगा, प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, 3। और यहाँ पे t हमें नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसका शायद इंग्लिश वर्जन देखेंगे या आपको करेक्शन इसका करा दिया गया होगा, तो टाइम यानी समय दिया गया था, समय 3 सेकेंड। समय कितना दिया गया था, 3 सेकेंड दिया गया था। 3 सेकेंड में रखेंगे तो 3, और इधर क्या लिखेंगे, 3 का भाई टी स्क्वायर लिखेंगे, या तो डायरेक्ट अभी टाइम मत लिखिए, जाने दीजिए, 3t स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी आपकी 15 प्लस 3t स्क्वायर। तो हम यहां से v निकालेंगे तो v बराबर आ जाएगा dx बटे dt। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बटे dt,
ये होगा 15 प्लस 3t² t का वर्ग। अभी 15 जो है वो नियतांक है, तो नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो यहाँ 6t होगा, t नीचे आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 6t। और देखिए 6 वही रहने दीजिए, t की जगह हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 3। तो 6 गुणे 3 यानी क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से हमारा विकल्प 4 सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह की कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज है। तो हमें पता है बच्चे इसका फार्मूला, कि जो कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, तो हमें इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पता है कि गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा का 2 गुना होती है। कुल ऊर्जा का क्या होती है? 2 गुना। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है, जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो कितना आ जाएगा? 2E0, क्योंकि पहले से ही दे रखा है कि कुल गतिज ऊर्जा कितना है? E0, तो उसका 2 गुना कर दीजिए। तो यहां से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं। U0 माइनस एप्सिलॉन नॉट की त्रिज्या। अब देखो हमें पता है कि C बराबर क्या होता है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं C² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए, ये आ जाएगा 1/c का स्क्वायर। तो डायमेंशनली अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/m LT की पावर -1 की पावर 2। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 1/1/L L की पावर 2 T की पावर -2। यहां से लिख सकते हैं L की पावर -2 T की पावर +2। ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है? L की पावर -2 T की पावर +2। अब यहां से हम देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला। फिर आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व बाह्य त्रिज्या R1 और R2 की वलयाकार डिस्क की अपने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए देखिए R1 और R2 की वलयाकार डिस्क अपने तल में व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो देखिए हम लोग एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। चलिए पहला वाला जेड ही ले लेते हैं। पहली एक्सिस जेड ही ले लेते हैं। ये ऐसे है, एक एक्सिस और ले लेते हैं।
अब अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये मान के चलते हैं कि चलिए पहले वाले व्यास का आंतरिक वाले का R1 है, यानी यहाँ से रेडियस क्या है R1, ये पूरी रेडियस क्या है R2, एक रेडियस R1 है, दूसरी रेडियस क्या है R2। अब इसको निकालना है तो हमें पता है I जो होगा केंद्र पर, I जो कहाँ होगा केंद्र पर, वो बराबर होगा M R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटे 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और हमें पता है कि अगर हम लंबवत का जड़त्व आघूर्ण का नियम लगा दें तो आई जेड इक्वल टू होगा आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा कुछ लिखेंगे। यहां से लिख सकते हैं आई डी प्लस आई डी, आई डी का मतलब वही डायमीटर व्यास, चलिए व्यास ही लिख देते हैं। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं आई व्यास प्लस आई व्यास बराबर किसके आ जाएगा आई केंद्र के, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आई व्यास जो हम लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा आई केंद्र बटे 2, इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे आई केंद्र। अब यहाँ पे 1/2 वही रहने दीजिए, और केंद्र की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई केंद्र की जगह हम लोगों ने निकाल के रखा है M R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2, यहां से आ जाएगा M R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर की पावर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 47 का फर्स्ट ऑप्शन सबका आया रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब द्रव्यमान m का एक अल्फा कण वेग v से गतिमान होकर z ही आवेश के भारी नाभिक पर प्रहार करता है तो नाभिक से इसकी न्यूनतम की दूरी m पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखिए अब आपको पता है कि निकटतम दूरी पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसमें बदल जाएगी, वैद्युतिकी स्थिति ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा जो होगी वो बदल जाएगी स्थिर वैद्युतिकीय स्थितिज ऊर्जा में, किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा पूरी तरीके से वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो होता है 1/2 mv का वर्ग, ये बराबर होगा स्थितिज गतिज ऊर्जा के, इसे लिख सकते हैं के क्यू, एक तरफ क्यू ले लेते हैं दूसरी तरफ स्मॉल क्यू ले लेते हैं अपान आर, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी चीजों की। तो देखिए यहां से हमें एक चीज का आइडिया मिल गया है कि हमें रिलेशन चाहिए m का, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यहां से आ जाएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी r जो होगा वो सीधे समानुपाती होगा 1/m के, यानी r m के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। एक खुली ट्यूब यू ट्यूब में पारा है, जब क्यूब की एक भुजा में 11.2 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है तो दूसरी भुजा में पारा अपने प्रारंभिक स्तर से कितना उठेगा। तो हमें ये पता करना देखना है कि पानी के लिए जो दबाव होगा वो दबाव दोनों बिंदुओं पर क्या होगा, समान होगा।
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु, दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ए पर दबाव, एक बिंदु ए पर दबाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं पी ए, ये बराबर हो जाएगा पी प्लस ρ1 H1 G, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बिंदु बी पर दबाव देखते हैं आप, बिंदु बी पर दबाव पी बी, ये बराबर हो जाएगा P प्लस ρ2 H2 G के। तो यहां से हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ρ1 H1 ये बराबर होगा ρ2 और H2 के। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितना वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है, एक तरफ से ध्यान देंगे तो दोनों की तरफ वो उठेगा, क्योंकि अगर ये लिक्विड अगर इस तरीके से ये उठ रहा है तो हमें ये ध्यान देना कि हम एक तरफ ठीक है x मानेंगे तो दूसरी तरफ भी कितना x। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं p, आपको वैल्यू दे के रखा है इसका पहले का 11.2 गुणे 1, ये बराबर आपका आ जाएगा ρ2, ये बराबर होगा 2x के इंटू H2, और H2 हमें यही दिया गया और दूसरा वैल्यू हम दोनों को दे रखा है क्या, ये हम दो लोगों को दे रखा है 13.6। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो x बराबर आ जाएगा ये 11.2 अपान 2 गुणे 13.6। अगर इसको हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.41 सेंटीमीटर। एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, 0 मीटर लंबाई की एक सीधा तार जिसमें 1.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, 2 टेस्ला के एक समान प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के लंबवत है, तार पे बल है। तो तार पे बल अगर निकालना है तो जो भी हमारे पास गणना के लिए दिया गया है सबका आपस में गुणनफल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.2 इंटू 2। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2, ये आ जाएगा सॉरी 0.6 1.2 न्यूटन। तो यहां से आंसर दूसरा हो गया। और बच्चों यही आपका ये सेशन